रुपए या मुद्रा से कौन परिचित नहीं होगा। इसका हम अपने दैनिक जीवन में खरीदारी या फिर विनिमय के लिए उपयोग करते हैं और सभी इससे परिचित हैं। आज हम देखेंगे कि इसका जन्म कैसे हुआ, रुपया कैसे बना या रुपया कैसे बनता है। और तमाम धर्म ग्रंथों में, विशेषकर भारतीय धर्म ग्रंथों में या फिर भारतीय तमाम संतों के जीवन में हमने अक्सर उल्लेख देखा होगा कि वे लोग रुपए की बहुत निंदा करते हैं और फिर इससे दूर रहने की सलाह देते हैं। या फिर तमाम संत तो ऐसे भी थे, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी और ऐसे तमाम कुछ संत थे जो रुपयों को छूना भी पसंद नहीं करते थे। तो हम आज देखेंगे कि क्या इनमें कोई धार्मिक आधार है या फिर ऐसे ही ये इन लोगों का कोई फितूल था अपना व्यक्तिगत, जिसकी वजह से ये ऐसा करते थे। तो हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं रुपया बना कैसे। बहुत पहले संसार जब शुरू हुआ रहा होगा और सामाजिकता का गठन हुआ होगा, तो विनिमय के लिए लोग अपनी अपनी वस्तुएं एक दूसरे से बदल लिया करते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी आदमी की एक ही चीज़ से दिनचर्या या जीवन चल जाएगा और हर आदमी को कई तरह की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। और फिर ऐसा भी संभव नहीं कि एक आदमी अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में काम आने वाली हर एक चीज़ का उत्पादन खुद ही करे। यह भी पूरी ज़िंदगी को खपाने और नष्ट कर डालने वाला होगा। तो इससे निजात पाने के लिए समाज का श्रम विभाजन किया गया, उनका वर्गीकरण किया गया और यह निश्चित किया गया कि ये लोग इस तरह का काम करेंगे और इस तरह से कार्य का वितरण किया गया। कुछ लोग थे बर्तन बनाते थे, कुछ लोग लोहे का काम करते थे, कुछ लोग चमड़े का काम करते थे, कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कुछ लोग अनाज उपजाते थे और कुछ लोग सैनिकों के रूप में सुरक्षा प्रदान करते थे, कुछ लोग शिक्षा दीक्षा का काम करते थे और इस तरह से कामों का बंटवारा हुआ। बहुत से लोग व्यापार करते थे। अब हम देखते हैं, मान लीजिए एक किसान गेहूँ उपजाता है और उसको सब्जियों की आवश्यकता है जो कोई दूसरा आदमी उपजाता है, तो वह गेहूँ को सब्जियों से निश्चित मात्रा में बदल लिया करता था। और फिर मान लीजिए उसी किसान को कपड़े की आवश्यकता है, तो वह जा करके अपने गेहूँ से कपड़े को बदल लिया करता था कुछ निश्चित मात्रा में, जिस हिसाब से उनकी कीमत निर्धारित की गई हो। इस तरह से लोग पहले हर चीज़ को बदल करके अपनी दिनचर्या चलाते थे और अपनी आवश्यकताएं पूरी करते थे। अभी भी कुछ समय पहले तक प्राचीन ग्रामीण भारतीय समाज में इस तरह की व्यवस्था प्रचलित थी, जिसको जब अनाज उत्पन्न होता था तो विशेष त्योहारों के अवसर पर ये जैसे कुछ लोग, जैसे लोहे का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, ये लोग किसानों के घर पे आके और फिर अपने साल भर उनको दी गई सेवाओं या उनके बर्तन इत्यादि जो प्रदान किए जाते थे उनके बदले में ये लोग अनाज ले जाते थे और इसको जौरा ले जाना कहते थे। यह प्रक्रिया अभी काफ़ी समय तक प्रचलित थी। मैंने अपने बचपन में देखा है गाँव में, और यह जानबूझकर भारतीय प्राचीन चिंतकों द्वारा बनाई गई थी ताकि गांव तो कम से कम मुद्रा व्यवस्था के जाल से बचे रह सकें। विनिमय के लिए मुद्रा का उपयोग गांव तो कम से कम ना करें, कुछ अर्थव्यवस्था का हिस्सा ऐसा बचा रहे, तमाम चीज़ें ऐसी बची रहें जहां पर विनिमय मुद्रा के द्वारा ना हो। क्योंकि जहां भी हम देखते हैं मुद्रा के द्वारा 100, जहां पे 100% मुद्राओं के द्वारा ही विनिमय होने लगता है, वहाँ पे चीज़ों के दाम इतने ज़्यादा आसमान छूने लगते हैं या फिर चीज़ें इतनी कीमती जैसी होने लगती हैं कि वहाँ पे लोगों को अतिरिक्त एक तिनका मिलना कठिन हो जाता है। या जहाँ पे 100% मुद्रा व्यवस्था के द्वारा ही विनिमय होता है, वहाँ पे चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वहाँ पे एक तिनका भी अतिरिक्त पाना वैसे मुफ्त में ही बहुत कठिन हो जाता है। ग्रामीण परिवेश में जहाँ पे विनिमय मुद्रा के बिना होता है, वहाँ पे अगर कुछ कोई खरीदने जाता है तो फिर वे लोग काफ़ी मात्रा में फिर उसको वैसे ही दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे विनिमय का आधार मुद्रा नहीं है। लेकिन जहाँ पे 100% मुद्रा का आधार ही होता है विनिमय का, जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 10 रुपए की टॉफी और ख़रीदारी के बाद में आपने उनसे बातचीत किया और वो व्यवहार में आपको ऐसे ही दे देंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके घर के आसपास स्थित किसी जनरल स्टोर की दुकान में आप वहाँ काफ़ी समय से खरीदारी कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी खरीदारी करें, तो 10-5 रुपए की चीज़ें आपको ऐसे मुफ्त में दे दे आपसे बात व्यवहार करते हुए। लेकिन बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ऐसा होना असंभव है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है, बल्कि वो तो कैरी बैग देते हैं, उसका भी पैसा ले लेते हैं। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि उनके यहाँ 100% पूरी व्यवस्था मुद्रा के द्वारा ही संचालित होती है और अपनी उस व्यापारिक गतिविधि को संचालित करने के लिए उन्होंने पर्याप्त मात्रा में मुद्रा उधार लिया होता है। और एक तो वो लाभ के लिए इस हद तक लालची होते हैं कि यह उनकी लाभ की स्थिति या लाभ की बात जो है लोग की सीमा को भी पार कर गई होती है।
इसलिए भी वहाँ पे ऐसा नहीं सोचा जा सकता है। और ये बड़े बड़े व्यापार शुरू किए जाते हैं, शॉपिंग मॉल और इन जैसे बड़े बड़े व्यापार बैंकों से कर्ज लेकर। तो वो जितनी मात्रा में मुद्रा कर्ज लेते हैं बैंकों से, उसको फिर उनको जल्दी से चुकाना होता है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा मुद्रा कमा करके उनको चुकाने पे और फिर अपने लाभ को बढ़ाने पे, लाभ अर्जित करने पे जुटे रहते हैं। इसलिए इस तरह की प्रक्रिया या इस तरह का व्यवहार जन्म लेता है। इसके विपरीत गाँव में मुद्रा का कहीं कोई वो नहीं होता है, जहाँ पे विनिमय का आधार मुद्रा नहीं होता है। वहाँ पे मान लीजिए कोई खेती की उपज है, कोई खरीदने जाते हैं, बनिया व्यापारी गांव में अगर किसानों से उपज खरीदने जाते हैं तो 1-8 किलो इधर उधर वैसे भी दे देने पे वो लोग बहुत ज़्यादा उसको सिर दर्द की तरह नहीं मानते हैं या इतना ज़्यादा वो नहीं होते हैं। या फिर गांव में गन्ना लद के जा रहा हो मिल पे बेचने के लिए, तो रास्ते में बच्चे हैं या कोई हैं, अगर उसको लेना चाहते हैं, या फिर गन्ने की ट्राली, या फिर पहले तो बैलगाड़ी होती थी जो हम लोग बचपन में थे, उससे खींच करके ले लेते थे और फिर चूसना चाहते थे तो वो लोग वैसे ही 2-4 दे देते थे और इसको बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानते थे। लेकिन यही चीज़ जब ये गन्ना मिल में चला जाता है, कंपनी में जब गन्ना मिल में चला जाता है, तो वहाँ से आप उसका एक गन्ना लेने की कल्पना कर सकते हैं। यह असंभव है, सोचना ही अकल्पनीय है। तो जहाँ पे भी व्यापार 100% 100% मुद्रा व्यवस्था से संचालित होता है, वहाँ पे इस तरह की समस्या हम देखते हैं। इसलिए प्राचीन भारतीयों ने व्यापार को, ग्रामीण परिवेश को मुद्रा व्यवस्था के द्वारा विनिमय से मुक्त रखा था और जानबूझकर वहाँ पे ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि लोग एक दूसरे को अपनी सेवाएं दें, अपनी उत्पादित वस्तुएं दें साल भर, और जब अनाज पैदा हो तो फिर जा करके उन सेवाओं के बदले में इच्छित मात्रा में, आवश्यक मात्रा में अनाज ले आए। और इस तरह से ग्रामीण परिवेश में विनिमय चलता था। या गाँव में कुछ बेचने भी कोई आया तो वहाँ पे पैसा देने के बजाय अनाज के बदले में उस चीज़ को ले लेते थे। अभी भी यह बहुत हद तक प्रक्रिया प्रचलित है। तो इस तरह से जानबूझकर ग्रामीण परिवेश को मुद्रा व्यवस्था के द्वारा विनिमय से मुक्त रखा गया था, ताकि हमारे पास कुछ ऐसी व्यवस्था बनी रहे जब मुद्रा एकदम से इस तरह से हमें जकड़ ले कि सांस लेना भी दूभर हो जाए और हम आर्थिक शिकंजे में फंस जाएं, तो हमारे सामने एक उदाहरण ऐसा मौजूद रहे जिसको देख करके हम अपनी व्यवस्था को फिर से पटरी पर ला सकें और इस मुद्रा व्यवस्था के जाल से बच सकें। तो अब हम देखते हैं कि मुद्रा का जन्म कैसे हुआ था या रुपया कैसे बनता है। प्राचीन काल में जब विनिमय वस्तुओं के द्वारा होता था तो फिर यह महसूस किया गया कि यह सुविधाजनक नहीं है, और फिर एक सभी सेवाएं या सभी वस्तुएं सभी लोगों तक जल्दी से पहुंच नहीं सकती थी इस तरह से। मान लीजिए कहीं पे अनाज पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है, अब उसको किसी राज्य में दूर तक अगर ले जाना हो तो उसको अगर मान लीजिए ढोने के वाहनों पर या ट्रांसपोर्ट के वाहनों पर, यातायात साधनों पर उसको लाद करके उस जगह पर पहुंचाते हैं, तो फिर जितनी मात्रा में उनको उसका मूल्य चाहिए उसको गेहूं के रूप में कैसे चुकाया जा सकेगा, बिल्कुल ही असुविधाजनक है। और फिर इसको कितने दिन तक रखेंगे, गेहूं फिर कुछ समय के बाद में खराब होने लगेगा, और फिर यह आवश्यक भी नहीं है कि उनको उसकी आवश्यकता हो, और वह गेहूं लेकर वो कहाँ कहाँ अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, विनिमय करने के लिए जाएंगे, और फिर इस तरह से विनिमय करने में बहुत अधिक समय लगेगा, और फिर एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में इस तरह की गतिविधियों में आर्थिक गतिविधि या व्यापार होना संभव नहीं होगा। इससे निपटने के लिए मुद्रा व्यवस्था या रुपये का जन्म हुआ, और इस तरह से सोने के सिक्के ढाल दिए जाते थे, और ढाल करके उनको राजा महाराजाओं द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में उनका भुगतान किया जाता था, और उनका मूल्य निर्धारित कर दिया जाता था कि इससे इतनी मात्रा में चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, या फिर सोने के रूप में उनका मूल्य निर्धारित कर दिया जाता था और वही उनका आधारभूत मानक हो जाता था। फिर इसके बाद अन्य चीज़ों के मूल्य उन सिक्कों के आधार पर तय होते थे, और इस तरह से फिर विनिमय होना शुरू होता था। अब सिक्कों के आ जाने से विनिमय बहुत आसान हो गया, और मान लीजिए किसी ने कुछ मात्रा में गेहूं किसी दूसरी जगह पर पहुंचाया, तो जो जिस यातायात के साधन से वह ले जाया गया उसने उसको भुगतान मुद्रा के रूप में या इन सिक्कों के रूप में किया गया। अब वह इन सिक्कों को जितने समय तक चाहे रख सकता है, ये खराब नहीं होंगे। अगर उसको भुगतान गेहूं के रूप में किया जाता तो यह गेहूं कुछ समय के बाद में सड़ जाता, खराब हो जाता। अगर उसकी आवश्यकता से अतिरिक्त है या इसको बहुत अधिक जगह और फिर सुविधा इकट्ठी करनी पड़ती, उसको सुरक्षित रखने में, नहीं तो उसको जानवर खा जाते, चूहे खा जाते, या फिर भीग भाग के खराब हो जाता। इस तरह की तमाम चीज़ें उत्पन्न होती हैं। लेकिन वही मूल्य उसको जब मुद्रा के रूप में मिल गया तो उसको बहुत ही कम जगह पे उसको बहुत समय तक रख सकता है, और वो खराब होने का कोई झंझट नहीं रहेगा।
अब यह मुद्रा व्यवस्था की एक खूबी हुई हर अन्य व्यापारिक क्षेत्र में या जीवन की अन्य गतिविधि में जहाँ भी हम मुद्रा विनिमय का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मुद्रा किस हद तक उपयोगी होती है और इसकी वजह से कितनी तेजी से गति आ जाती है आर्थिक गतिविधियों में। तो मुद्रा का उपयोग एक यह है कि समाज में जितनी भी सुविधाएं या सेवाएं उत्पन्न होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में या फिर जो काम कराए जाते हैं उनको भुगतान करने में बहुत आसानी होती है इससे, और इससे आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज हो जाती हैं और बहुत तेजी से जो भी कार्यक्रम या चलाए जाते हैं वो पूरे हो जाते हैं। और जिन लोगों को, मान लीजिए कोई श्रमिक है कहीं काम कर रहा है, अब उसने आज काम किया, उसको मान लीजिए 100 रुपये भुगतान किया गया मुद्रा के रूप में। अब वह 100 रुपये वह चाहे जितने समय तक रख सकता है, एक तरह से वह उसके श्रम का मूल्य है या उसने अपने उस दिन के श्रम को इन रुपयों के रूप में बदल करके रख लिया है और उन 100 रुपये से जो चाहे वह ले सकता है, जो चाहे उपयोग कर सकता है, और यह 100 रुपये के रूप में इकट्ठा किया गया उसका श्रम खोएगा नहीं। अन्यथा आज उसकी जो श्रम करने की क्षमता है अगर वह ना करे तो ऐसा नहीं है कि वो इकट्ठा होकर कल उसको मिल जाएगा, वो खो जाएगा। तो इस तरह से श्रमिकों के लिए हम देखते हैं कि यह मुद्रा व्यवस्था के द्वारा जो आर्थिक गतिविधि चलती है यह कितनी फायदेमंद है। लेकिन जो चीज़ जितनी फायदेमंद होती है वह अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो उतनी ही नुकसानदायक भी हो जाती है। तो हमने देखा है कि इस तरह से आर्थिक गतिविधि चलाने के लिए तेजी से और समाज में जितनी भी सेवाएं या फिर वस्तुएं हैं वह सभी लोगों तक पर्याप्त मात्रा में समय से पहुंच सकें, इसके लिए मुद्रा का जन्म हुआ, और ताकि वस्तुओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से आराम से हो सके बिना किसी झंझट के या बिना किसी समस्या के। अब जो चीज़ जितनी सुविधाजनक होती है वह चीज़ गलत हाथों में जाने पर उतनी ही अधिक भयानक और नुकसानदायक भी हो जाती है। यही मुद्रा जो इतनी अच्छी और समाज के लिए इतनी हितकारी व्यवस्था थी, यही प्राचीन काल में साहूकार लोग होते थे, इनके हाथों में पहुंचकर लोगों के शोषण का आधार बन जाती थी। वे लोग ब्याज पर इसको देते थे और फिर ऐसे तीन तिक्रम करते थे कि जो भी इनसे ब्याज पर लेता था, विशेष तौर पे किसान, वो फिर इनके ब्याज से ही ऋण नहीं हो पाता था और उसकी जमीन जायदाद सब कुछ बिक जाता था। तो यह मुद्रा व्यवस्था का सबसे खतरनाक प्रयोग हमने प्राचीन काल में देखा है। अब आधुनिक काल में मुद्रा व्यवस्था का यही खतरनाक प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर होता है, बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। पहले तो साहूकार लोगों को कर्ज पर रुपए देते थे और उनसे ब्याज वसूलते थे। जो काम ये इस तरह से करते थे वही काम अब देश दूसरे देशों के साथ करते आ रहे हैं, विशेष तौर पे अमेरिका और ब्रिटेन। ये जो विश्व बैंक है यह देशों को कर्ज देता है, वैसे ही जैसे प्राचीन काल में साहूकार लोगों को देते थे, और फिर दे करके उस देश के सारे संसाधनों को निचोड़ डालता है और उनकी ऐसी की तैसी कर देता है। वे देश फिर मिट जाते हैं और फिर उबर नहीं पाते हैं इनके कर्जे से। यह आधुनिक मुद्रा व्यवस्था तो प्राचीन काल की मुद्रा व्यवस्था जो सोने के सिक्कों के रूप में जारी होती थी मुद्रा, या फिर मानक बना दिया गया कागज के नोट में ही जारी होती थी, लेकिन उसका आधार सोना होता था, उसको हटा करके इसको फिएट करेंसी कहते हैं कर दिया गया। मतलब अब इस जो आधुनिक काल में मुद्रा प्रचलन में आ रही है इसका आधार सोना नहीं रह गया है, यह बस केवल विनिमय की ही व्यवस्था है। इसके बदले में कोई सोना किसी को नहीं मिलेगा। जो कहा जाता है, लोग अभी भी सोचते हैं कि जब हम 100 रुपये वापस करेंगे RBI को तो हमको 100 रुपये मूल्य का, उस समय 100 रुपये मूल्य में जो भी सोना आता होगा वह हमको वापस करेगा। अब यह फिजूल की बात है, ऐसा अब नहीं होगा। इसको कहते हैं फिएट करेंसी। अब इस 100 रुपये मूल्य के बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका केवल यही मतलब है या यही उपयोगिता है कि इस देश में आप इसी मुद्रा में ही विनिमय कर सकते हैं, किसी और माध्यम से नहीं, वह गैर कानूनी होगा। अब यह मुद्रा व्यवस्था एक तो फिएट करेंसी है और दूसरे यह आंशिक रिजर्व बैंकिंग पर आधारित है और तीसरे यह ऋण आधारित मुद्रा व्यवस्था है। इसका मतलब है समाज में जो भी पैसा जारी किया जाता है वह तभी जारी किया जाता है जब कोई ऋण के रूप में लेता है। इसीलिए इसको कहते हैं योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब आता है पैसा तो उसको क्रेडिटेड कहते हैं, हालांकि क्रेडिट माने ऋण होता है। तो जितना पैसा लिया जाता है समाज के लिए वह ऋण के रूप में ही जारी किया जाता है और फिर ब्याज के रूप में उसको वापस होना होता है। इसलिए हमेशा समाज में पैसे की कमी पड़ी रहती है और लोग पैसे कमाने के लिए इतने बेचैन होते हैं। हालांकि किसी आर्थिक गतिविधि में पैसा समाप्त नहीं होता है, वस्तुएं और सेवाएं उपयोग होती हैं और समाप्त हो जाती हैं, लेकिन कमी हमेशा पैसे की पड़ी रहती है। और आर्थिक गतिविधियों में सबसे अधिक मूल्य का केंद्र यह पैसा या रुपया हो गया है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको ऋण के रूप में जारी करके जब ब्याज के रूप में बैंक इसको वापस बाजार से उठाते हैं
तो मान लीजिए 100 रुपये जारी करते हैं तो जारी तो ये केवल मूलधन करते हैं, और फिर ब्याज समेत ये जितना रुपया उठाते हैं वह 100 रुपये से तो ज़्यादा ही होगा ब्याज समेत कुछ समय के बाद। और फिर अक्सर ये इसको किस्तों के रूप में उठाते हैं, तो जब इसके ब्याज की अवधि पूरी होने वाली होती है तब तक समाज से सारा पैसा ये वापस उठा लिए होते हैं और समाज में पैसों की कमी हो जाती है। इस तरह से लोग इस समय में, हमारे काल में, पैसों के लिए इतने आतुर और मारा मारी मचाए रहते हैं, क्योंकि हमेशा पैसों की कमी रहती है और पैसा आधुनिक आर्थिक गतिविधि या व्यापारिक प्रक्रियाओं का सबसे मूल्य का केंद्र बन गया, सबसे मूल्यवान वस्तु बन गई है। हालांकि इसका कोई विशेष मूल्य अपने आप में नहीं है, केवल विनिमय की क्षमता के अतिरिक्त। लेकिन इन शातिर लोगों के हाथों में पड़कर यह बहुत ही खतरनाक चीज बन गई है। अब अमेरिका और विश्व बैंक देशों को तबाह कर देने पर तुले हुए हैं इसी एक क्षमता के बलबूते पर। अमेरिका की डॉलर या यूएस डॉलर आज पूरी दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुद्रा है, और ये जिस भी देश पर प्रतिबंध लगा देते हैं उस देश को डॉलर की सप्लाई बंद कर देते हैं तमाम स्रोतों से, और फिर वह देश दूसरे देशों से व्यापार करने में असमर्थ हो जाता है। और अरब देशों पे इन्होंने दबाव बना के यह समझौता करा लिया है कि अब तुम लोग जो भी तेल बेचोगे वह यूएस डॉलर में ही बेचोगे। इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका की करेंसी की वैल्यू या वैश्विक अर्थव्यवस्था की वैल्यू जो है तेल पे निर्भर है बहुत हद तक। पहले सोना था, लेकिन उन्होंने फिएट करेंसी कर दिया, तो लोगों ने, जिन देशों ने अपना सोना दे दे करके इनका डॉलर दिया था, उन लोगों ने इनका डॉलर वापस करके सोना वापस मांगना शुरू किया। तो इस स्थिति से बचने के लिए उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ने अरब देशों को धमकाया कि अगर तुम, उस समय अरब देश सोने के बदले में तेल बेचा करते थे, लेकिन उनको धमकाया कि अगर तुम अपना तेल यूएस डॉलर के रूप में बेचोगे, यूएस डॉलर के बदले में बेचोगे, सोने के बदले में ना बेचकर या विश्व की किसी भी अन्य करेंसी में ना बेचकर केवल यूएस डॉलर में बेचोगे, तो हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और फिर तुम्हें तेल आराम से खनन करके तेल को शोधित करके दे देंगे, नहीं तो फिर तमाम देश तुम पे हमला करेंगे और तुमको नष्ट कर देंगे। और उन्होंने एक दो उदाहरणों से उनको ऐसा समझाया, फिर वो भयभीत होकर उनकी बात मानने पे विवश हो गए। अमेरिका विश्व शक्ति था, उस समय उसके पास परमाणु बम था, बहुत सारे देशों के पास यह नहीं था, और इस तरह से उनकी धमकी के प्रभाव में आकर अरब देश उनकी इस बात पे राजी हो गए। इस तरह से अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था या मुद्रा गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त करने के कारण एकदम से धराशायी हो रही थी, फिर से स्थिर हो गई, और फिर तेल चूंकि डॉलर में ही मिलेगा इसलिए फिर से इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो इस मुद्रा व्यवस्था के द्वारा देश के देश तबाह किए जा सकते हैं, इसलिए हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसका एक हद से अधिक उपयोग करने को वर्जित किया गया है, या फिर तमाम साधु संतों ने हमेशा इसका विरोध किया है और अपने जीवन में वो इसको अत्यंत चिढ़ की दृष्टि से देखते थे या इसको अपने से दूर रहने के लिए कहते थे, क्योंकि मुद्रा व्यवस्था के द्वारा बहुत लोगों का शोषण किया जा सकता है। आप किसी को किसी तरह का विशेष काम करने के लिए विवश कर सकते हैं। अगर आपके पास विशेष मात्रा में मुद्रा है, मान लीजिए समाज की काफ़ी ज़्यादा मुद्राएं आपने कब्जा करके रख लिया, तो फिर आप लोगों का श्रम खरीद सकते हैं, उनसे विशेष तरह का श्रम कुछ भी जो कराना चाहें करा सकते हैं। मतलब आपने बहुत लोगों की आवश्यकताओं को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है, जो वह मुद्रा समाज में रहने पर उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के काम में आता। इस तरह से आप समाज के लिए बहुत ही घातक हो जा सकते हैं। इसलिए मुद्रा के प्रति भारतीय धर्म दर्शन और ग्रंथों में और सन्यासियों द्वारा भी समय समय पर इस तरह से चेताया गया है कि आदमी को इसके प्रति इतना अधिक दुराग्रहशील नहीं होना चाहिए, या फिर मुद्रा के प्रति इतना लोलुप नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक व्यक्ति जिसका लालच एक सीमा से अधिक बढ़ जाए वह पूरी दुनिया या पूरे समाज को नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसलिए हमारे लोग मुद्रा व्यवस्था से हटकर गांव में चाहते थे कि विनिमय का आधार वस्तुओं का आदान प्रदान ही बना रहे, मुद्रा व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ भी हावी न होने पाए, ताकि जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए जैसी आज आ रही है वैश्विक स्थिति, हम देख रहे हैं ये यूएस के जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व बैंक, ये देशों को कर्जे देते हैं और फिर कर्जे चुकाने के नाम पर उनको तमाम तरह की बातें समझाते हैं कि अपने देश पर इस तरह से टैक्स लगाओ, और उस देश को जिसको कर्जा देते हैं उस देश की मुद्रा को ये अवमूल्यन करके उसको कम कराते हैं, उसका मूल्य को डॉलर के मुकाबले, ताकि उस देश के संसाधनों को खूब बड़ी मात्रा में लूट कर बहुत सस्ते मूल्य पर ले जा सकें। और उल जलूल की चीज़ों के लिए दस्तखत कराते हैं, उनसे उल जलूल के समझौतों पर हस्ताक्षर कराते हैं, अपने देश की कंपनियों के हितों के अनुसार
हस्ताक्षर कराते हैं, समझौते कराते हैं, केवल कर्जे देने के नाम पर अनाप शनाप के योजनाएं चलवाते हैं कर्जे देने के लिए। और तमाम देशों में ज़्यादातर उन देशों की भ्रष्ट सरकारों या भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को कर्जा दे करके वो अपनी इच्छित या कुत्सित इच्छाएं पूरी करते हैं, अपने लाभ के लिए नियम या व्यवस्था या कानून बनवा लेते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर इन मुद्राओं का कुछ शातिर और दुष्ट लोगों के द्वारा गलत इस्तेमाल किया जाए, उनके गलत हाथों में पड़ जाए, तो किस तरह से देशों को तबाह कर दिया जा सकता है। इसलिए हमारे प्राचीन काल में मुद्रा की व्यवस्था या फिर मुद्रा का, रुपयों का इतने बड़े पैमाने पर विरोध किया जाता रहा है।